स्टूडेंट्स, 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक के बारे में। एक्चुअल में जो बैंक है ये हमारे सिलेबस में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, डीप दिया हुआ है। इसका जो यूज़ है वो अपने पढ़ा था कि जो बिजनेस होता है, इस बिजनेस के अंदर जो आपकी दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होती है इंडस्ट्री की, एक होती है कॉमर्स की। तो कॉमर्स में क्या होता है, जो माल होता है उस माल को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए, यानी कि ट्रेडिंग के लिए, ये एक तरह से सपोर्टिंग सर्विसेज में काउंट होती है, क्योंकि इसके बिना ट्रेडिंग सिस्टम ढंग से नहीं चल पाएगा। तो बैंक का सिस्टम क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। बैंक क्या होते हैं, देखो बैंक्स का सीन क्या है कि बैंक अपने आप में एक फैसिलिटी है। बैंक इज़ ए सर्विस और फैसिलिटी, इसको हम एक सेवा मानते हैं। क्या मानते हैं? सेवा। देखो बैंक जो होता है, ये जो भी हमें सर्विस देता है वो इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है, इसलिए इसको हम एक सर्विस में काउंट करते हैं। एक्चुअल में बैंक जो है उसका सीन हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी पुराना है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो 1770 में सबसे पहला बैंक जो इंडिया में आपका इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर हम नेशनलाइज बैंक की बात करें, सरकारी बैंकों की बात करें, तो 1969 में गवर्नमेंट ने 14 प्राइवेट बैंक्स को क्या किया था, नेशनलाइज बैंक में चेंज किया था, कन्वर्ट किया था। जैसे एक तो होता है प्राइवेटाइजेशन और एक होता है नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण, कोई चीज़ जो पहले कैसी है, सरकारी है, उसको निजी करना। जैसे गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं ढेर सारी प्राइवेट जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो काम कर रही है मार्केट में। पहले केवल गवर्नमेंट ही टेलीकॉम सर्विसेज दिया करती थी। एक होता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मीन क्या होता है, राष्ट्रीयकरण करना। ऐसी कोई प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस जिसको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, उसको हम नेशनलाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो 14 बैंक्स जो आपके सबसे पहले प्राइवेट से गवर्नमेंट किए गए थे वो किए गए थे 1969 में। इसके अलावा 1980 में गवर्नमेंट ने 6 और बैंकों का क्या कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर दिया था। लेकिन क्या होता है कि जब किसी बैंक में ऐसा लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बैंक की आनी चाहिए, चाहे वो डिपॉजिट्स को लेके है, चाहे वो लोन्स को लेके, या फिर मान लो किसी बैंक को ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो एनपीएस में चला गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो बैंक हैं उनका मर्जर कर देते हैं। तो अभी क्या है, लेटेस्ट ही डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स हैं उनको बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया गया है। इनका जो बैंक का जो मेजर काम होता है, मेन काम होता है, वो 2 काम होते हैं मेनली। फर्स्ट तो होता है टू डिपॉजिट एंड सेकंड होता है टू लेंडिंग। एक्चुअल में क्या होता है, बैंक जो होते हैं वो आपके 2 काम करते हैं मेनली। पहला तो होता है पैसे जमा करना। अब आप जानते हैं आपके भी बैंक में अकाउंट्स होंगे, ये सारे बैंक जो हैं वो आपके डिपॉजिट्स को, आपकी सेविंग्स को आपके अकाउंट में क्या करते हैं, रिज़र्व करते हैं, और उनको क्या करते हैं, इंटरेस्ट देकर इंक्रीज़ भी करते हैं। और दूसरा होता है टू लेंडिंग। जब इनके पास सेविंग्स से पैसा आता है तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए या किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी काम के लिए ये क्या करते हैं, लोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो 2 मेन काम होते हैं आपके। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स के बारे में, तो डिपॉजिट्स के लिए मेनली 4 टाइप के खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट? पहला है आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये 4 टाइप के आपके बैंक अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट जो होता है ये किसी इंडिविजुअल का होता है, जैसे मेरा और आपका। हमारे पास जो सेविंग्स होती हैं उन सेविंग्स को हम यहाँ रिज़र्व करते हैं। एक्चुअल में बैंक सेविंग अकाउंट खोलता ही इसलिए है ताकि किसी को हम सेविंग के लिए प्रमोट कर सके कि भाई कुछ सेविंग करो
और उसको आप हमारे यहाँ क्या करो, सेव करो। उससे क्या होगा, आपकी हम सेविंग को सेव रखेंगे और आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो सेविंग्स के लिए प्रमोट करने के लिए सेविंग बैंक स्टार्ट की गई है। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को बोलते हैं हिंदी में चालू खाता। और ये जो अकाउंट होता है ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो बिज़नेस होते हैं उन बिज़नेस के अंदर दिन में ढेर सारे क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। कई बार पैसा पार्टीज़ से आता है, कई बार पैसा पार्टीज़ को पेमेंट किया जाता है। तो ये आपकी बिजनेस पार्टीज़ हैं, उनसे जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो कैश में करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करते हैं। तो क्या होता है, हम जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए सीधा बैंक अकाउंट सजेस्ट करते हैं। तो जो भी पैसा होगा वो सीधे जमा होगा और जो भी पैसा होगा वो सीधे ही हम क्या कर देंगे, पेमेंट भी कर देंगे। करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए होता है। इसमें हम एक दिन में कितनी बार पैसा जमा करा सकते हैं और कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो चूंकि इसमें पैसा ठहरता नहीं है इसलिए हम ये बोलते हैं कि इस पर क्या नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा आपको फ़ायदा है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आप कितनी बार दिन में पैसा जमा करा सकते हो, लेकिन निकालने पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इसमें कुछ पैसा आपका सेव रहता ही है, तो इसलिए इस पे बैंक क्या देते हैं, आपको इंटरेस्ट भी देते हैं। क्लियर। तीसरा जो आपका अकाउंट है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है आपका, उसके अंदर क्या होगा, इसको आप शॉर्ट में एफडी अकाउंट भी बोलते हैं। एफडी अकाउंट में क्या होता है, जो हमारे पास एडिशनल बैलेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल के पास, अगर मान लो कोई एडिशनल बैलेंस है तो उस एडिशनल बैलेंस को वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अगर मान लो आपने वो पैसा एक बार जमा कर दिया तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि आप उसको मैच्योरिटी डेट से पहले क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। जैसे मान लो मेरे पास 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल के रूप में है, एडिशनल बैलेंस है, सेविंग्स है मेरी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनका कोई इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, तो ये पड़े पड़े क्या करेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, उनकी क्या कर दिया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा के और उसमें 50,000 रुपये डाल दिए, और वो 5 साल के लिए क्या हो गए, आपके बाउंड हो गए। यानी कि 5 साल तक उसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी निकाल ही नहीं सकते, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स हैं फिर उनमें क्या हो जाएगा, चेंजेज आ जाएंगे। जैसे मान लो आपको बैंक ऑफ़र करती है इसके ऊपर 7% इंटरेस्ट, तो जब आप उसको टाइम पीरियड से पहले निकालोगे तो वो इंटरेस्ट का रेशो कम हो जाएगा। क्लियर। इस पे एफडी पे जो आप पैसा जमा कराते हो वो बैंक के पास ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, तो इसलिए बैंक आपको इस पे क्या देता है, ब्याज भी ज़्यादा देगा, इंटरेस्ट भी कैसा देगा, ज़्यादा देगा। और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता। एक नाम सुना है आपने, आरडी। किसी की आरडी करवा दी अपन ने, तो आरडी जो है वो, आरडी का मीन होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। आप ईएमआईज़ के थ्रू क्या कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो। आरडी अकाउंट जो होता है इसमें आप क्या करते हैं, एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक सर्टेन लिमिट का क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जैसे 1,000 रुपये पर मंथ, 100 रुपये पर डे, जैसा भी आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा भी आप करना चाहते हैं उस तरह का अकाउंट खोल सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी लंबा ही होता है। उस टाइम पीरियड से पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अगर निकालते हो तो फिर टर्म्स में चेंजेस हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और इसमें आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में देना होता है। इसमें जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली किससे, एफडी से, क्योंकि एफडी में आपने एक साथ बड़ा अमाउंट दिया था और यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट में कम कम पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक वालों के पास कम पैसा पहुँच रहा है और कम टाइम पीरियड के लिए पहुँच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कैसा होगा, कम। क्लियर। तो ये आपके 4 तरह के अकाउंट जो थे, इनके अंदर आपका बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लेंडिंग की बात करें, बिजनेस लोन की बात करें, तो बिजनेस लोन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कैश क्रेडिट के बारे में। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट लोन जो होता है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को ही मेनली मिलता है। इसमें क्या होता है कि अलग से बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया जाता, सॉरी, इसके लिए अपन अलग से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं कैश क्रेडिट के लिए, और इसमें आपको कोई भी अपनी असेट कोलेटरल रखनी पड़ती है। कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखना, और गिरवी रखकर आपको क्या मिलता है, बैंक लोन मिल जाता है। तो वो आपको मिलेगा किसके रूप में, कैश क्रेडिट के रूप में। दूसरा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अधिविकर्ष भी बोलते हैं। अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है,
अधिविकर्ष का मतलब होता है डिपॉजिटेड अमाउंट, जो आपका अमाउंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आपने क्या कर लिया, बैंक से विड्रॉ किया है। यानी कि मेरे अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए हैं और मैं बैंक से परमिशन ले रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि मुझे 1.5 लाख रुपए विड्रॉ करने की परमिशन दी जाए, तो 50,000 रुपये जो आपने एक्सेस निकाला है वो आपका क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। और इस 50,000 रुपये पे आपका क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट लेगा, तो उसको बोलते हैं अपन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किस पे मिलती है, आपको करंट अकाउंट पर मिलती है। क्लियर। देखो जैसा अपन जानते हैं बिजनेस वालों को क्या करना पड़ता है, टाइमली पेमेंट करने होते हैं, कभी बैंक अकाउंट में पैसा है कभी नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को ज़्यादा रहती ही है। क्लियर। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं टर्म लोन के बारे में। टर्म लोन, टर्म लोन जो होते हैं वो आपके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। टर्म मतलब दी गई अवधि, इसको हम अवधि ऋण भी कहते हैं। अवधि ऋण के अंदर क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोन मिलेगा। इसमें आपके जो होम लोन है वो व्हीकल लोन जो है, इस तरह के लोन आपके आते हैं और इस तरह के लोन आपको इसमें मिलते हैं। इस पर भी आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो ये जो आपके बैंक लोन हैं इनके डिफरेंट टाइप्स हो गए हैं। क्लियर। तो मेनली जो आपके बैंक हैं उनमें आपके 2 काम पड़े आपने आज। एक तो है डिपॉजिट करना, डिपॉजिट आपके 4 तरह के अकाउंट्स में है, और दूसरा है आपके लोन्स प्रोवाइड कराना। लोन्स हमने पढ़े हैं 2-3 तरह के, इस तरह के लोन्स आपके बैंक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है।